हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे और ट्रिग्नोमेट्री का आज डे नंबर 3 है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो डे नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी हम लोग बहुत ढेर सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हमको क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज डे नंबर 3 है और आज के क्लास में हम लोग डे नंबर 1 और 2 में जितने भी कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि वो वाला टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद से अगर अपने पास टाइम बच गया, उसके बाद से हम लोग टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज वाले जो भी वैल्यूज होते हैं, इनका एक टेबल होगा आपके एनसीईआरटी वाले बुक में, ठीक है। उसको अच्छे से आपको याद करना है, उसी पे आपका एक्सरसाइज 8.2 डिपेंडेंट है। तो अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेते हो तो वो पूरा चैप्टर में जो भी वो एक्सरसाइज है 8.2 वो बहुत अच्छे से आपका निकल जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो इस क्लास में केवल इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि इसको कैसे याद रखना होता है, एंड नेक्स्ट क्लास से इसको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास बिल्कुल अच्छे से हम लोग शुरू करते हैं और एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से बारीकी से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना क्लास क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमको क्या डेटा दिया है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसको टिक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है, 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा का वैल्यू हमको निकाल के बताना है, ठीक है। यानी हमको क्वेश्चन में cos थीटा का वैल्यू दे दिया है और एक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमसे पूछ लिया है। तो पिछले क्लासेस में भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखे थे, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे भी एक बार बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ट्रायंगल का यूज करके यहाँ से जो भी आपको रिलेशन cos थीटा का दिया है, यहाँ से आपको ट्रायंगल का दो साइड मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू b बाई एच होता है, यानी यहाँ से आपको बेस और हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा और आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ से जो भी थर्ड साइड है जो कि यहाँ पे पता नहीं है, जो कि परपेंडिकुलर है, उसको आप कैलकुलेट करके ट्रायंगल की मदद से साइन थीटा और टेन थीटा को कैलकुलेट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये तो हो गया पहला मेथड। इसको हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज एंड जो भी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसकी मदद से इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो हमको cos थीटा का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 दिया है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, यानी इसको हम लोग 6/10 लिख सकते हैं और इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास 3/5 मिलेगा। यानी cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो भी डेटा हमको दिया था वहाँ से हम लोग cos थीटा का वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में निकाल चुके हैं। अब हमको cos थीटा की मदद से sin थीटा और tan थीटा तक पहुँचना है। तो हम लोग एक बहुत अच्छा सा रिलेशन जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसकी मदद से हम लोग cos थीटा का वैल्यू उसमें डाल के sin थीटा तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक बार लिखते हैं एंड देन देखेंगे क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। हमको क्या पता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको cos थीटा का वैल्यू 3/5 पता है, तो cos थीटा के प्लेस पे 3/5 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। हमको cos थीटा का वैल्यू पता था, लेकिन यहाँ पे हमको cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखना है, इसलिए 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 9/25 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 25 हो जाएगा। यहाँ पे 25 माइनस 9 यानी 16/25 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25
और यहाँ से जब आप साइन थीटा कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग साइन थीटा को बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमको टेन थीटा चाहिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं टेन थीटा का, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कोस थीटा पता था और इसकी मदद से हम लोग साइन थीटा निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग फार्मूला यूज कर देंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा, एंड वहां से अपने पास टेन थीटा का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, बिल्कुल आराम आराम से अगर आप देखोगे तो आपको हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमको साइन थीटा का वैल्यू कितने दिया है, साइन थीटा का वैल्यू 4/5 दिया है। ठीक है, तो हम लोग साइन थीटा का प्लेस पे रखेंगे 4/5 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू देख सकते हो 3/5 है। ठीक है, 3/5, तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे मतलब 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 इंटू 5/3 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा एंड आपके पास 4/3, यानी जो टेन थीटा का वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से यहाँ तक समझ में डेफिनेटली आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस हम लोग नहीं किए हैं। ठीक है, अब जिसका वैल्यू निकालना है उसको अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज एक्सप्रेशन में साइन थीटा और टेन थीटा था, तो उसका वैल्यू हम लोग बहुत आसानी से निकाल चुके हैं। अब हमको वैल्यू निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, इसका वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग साइन थीटा कितना कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, राइट। तो ये हो जाए आपका 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 4/5 माइनस 3 इंटू टेन थीटा का वैल्यू 4/3 शायद था, 4/3, ये हो जाएगा आपका 4/3। एक बार मैच कर लेते हैं टेन थीटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा एंड आपके पास 4 - 4 आ जाएगा, फिर कैंसिल आउट होकर ये आपको 0 वैल्यू दे देगा, यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगा। तो ऑप्शन में देखो कहीं 0 है क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ये सी होना चाहिए था, सी करेक्ट है। ठीक है, यानी 0। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप बिल्कुल अच्छे से पहला क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। सेम उसी प्रकार से ये भी है, इसको एक बार अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे बोला है इफ कोसेक थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग इसके पिछले वाला क्वेश्चन किए थे, सेम उसी टाइप से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको जो रिलेशन दिया है उसके मदद से हम लोग कोसेक थीटा को कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन इसको अब भी बहुत अच्छे से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया है पहले उसको साइड में लिखते हैं। ठीक है, क्या दिया हमको दिया है कोसेक थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास कोसेक थीटा का वैल्यू 2 के इक्वल आ चुका है, लेकिन एक्सप्रेशन में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं उनको सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा है और कॉट थीटा है। तो हम लोग कोसेक थीटा की मदद से साइन थीटा को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा, राइट। यानी कोसेक थीटा के वैल्यू को अगर आप रिवर्स करके लिख दोगे तो डेट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यानी यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है,
तो अपने पास साइन थीटा का वैल्यू निकल के आ चुका है। अब इसकी मदद से हम लोग बहुत आसानी से कॉस थीटा को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसको यूज करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको सब कुछ वैल्यू पता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन थीटा का वैल्यू अपने पास 1/2 है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे आइडेंटिटी में, तो अपने पास कॉस थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब कुछ हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखो एक बार ध्यान से, हमको क्वेश्चन में कोसेक थीटा -2 इज इक्वल टू 0 दिया था, तो यहाँ से हम लोग कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 निकाल चुके हैं। अब जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमसे पूछा है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसमें कॉस थीटा है, साइन थीटा है और कॉट थीटा है, तो इसका वैल्यू हम लोग कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 के मदद से निकाल रहे हैं, ताकि इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू में इस एक्सप्रेशन का आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो भी दिया उसको हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे एलसीएम लोगे, ये 4 माइनस 1 यानी ये 3/4 हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 आपके पास आ चुका है। और यहाँ से अगर आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे तो डेट विल बी इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो अपने पास कॉस थीटा आ चुका है, अपने पास साइन थीटा आ चुका है, अब चाहिए हमको कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हम लोग जानते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन बाई कॉस, तो डेट विल इक्वल टू कॉस बाई साइन। ठीक है, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं फटाफट से। तो आप देख सकते हो कि अपने पास कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 आया है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे √3/2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो ये हो जाए आपका √3/2 इंटू 2/1, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो √3/1 आ जाएगा, यानी कॉट थीटा का जो वैल्यू है डेट विल बी इक्वल टू √3। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू अपने पास निकल के आ चुका है, तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें सिर्फ अब हम लोग वैल्यू रख देंगे तो अपने पास इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या है, कॉट थीटा प्लस साइन बाई 1 प्लस कॉस। ठीक है, क्या है, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने पास कॉट थीटा का वैल्यू √3 निकल के आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो कॉट थीटा के प्लेस पे कितना रखेंगे, √3 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो साइन थीटा के प्लेस पे रखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा कितना है भैया, √3/2। ठीक है, ये है √3/2। तो इसको बस अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपने पास आंसर निकल के आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस ऊपर आपका 1/2 हो जाएगा, एंड इसको पहले डिनोमिनेटर वाला पोर्शन अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड देन देखेंगे। यहाँ पे आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको लिखोगे तो √3 प्लस क्या हो जाएगा, √3 प्लस
1/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3/2 था, तो इसको आप रिवर्स करके यहाँ पे लिखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कई तरीका से बना सकते हो। आप पहले 1/2 प्लस √3 को रेशनलाइज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली एलसीएम निकाल के बना सकते हो। तो चलो एलसीएम ही निकाल के हम बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 प्लस √3 का आप एलसीएम निकालोगे तो ये 2 प्लस √3 हो जाएगा और 1 से आप इस एक्सप्रेशन में डिवाइड करोगे तो आपको 2 प्लस √3 ही मिलेगा। √3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आप लिखोगे तो 2√3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई, ये सब कुछ कैलकुलेशन है, ये आपको खुद से करते आना चाहिए बिकॉज आपने ऑलरेडी रेशनलाइजेशन क्लास 9th में पढ़ रखा है। नीचे हो जाएगा 2 प्लस √3 बोलो या फिर √3 प्लस 2 बोल दो। ठीक है, यहाँ पे √3 प्लस 2। ठीक है, अगर आप न्यूमरेटर से देखो तो वहां से 2 कॉमन निकलता हुआ आपको दिखना चाहिए, तो 2 कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पे √3 प्लस 2 आपको दिखेगा। और आप डिनोमिनेटर में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी √3 प्लस 2 है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 प्लस 2 है तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर 2 के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के पास हम लोग चलें तो आंसर अपना होगा 2। ठीक है, यहाँ पे बी होगा और ये सी होगा और यही आपका करेक्ट आंसर है 2। ठीक है, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो डेफिनेटली इसको अच्छे से आपको दोबारा सुनना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, बोल रहा है इन ए ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज टू AC का जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 1:√2। तो हमको 2tan A डिवाइडेड बाई 1 + tan A का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया है उसको फिगर की मदद से पहले अच्छे से एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है और क्या पूछा है। ये तो बात का बात है, पहले जो डेटा दिया है उसको थोड़ा डिकोड करते हैं कि ये क्या दिया है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं एंड देन इसको डिकोड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बनेगा डेट शुड बी बी। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल अगर बनेगा तो ये आपका बी हो जाएगा एंड चलो इसको ए बोल दो एंड इसको सी बोल दो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे अच्छे से एनालाइज करते हैं। क्या बोला है, AB इज टू AC का वैल्यू 1:√2। ठीक है, AB इज टू AC इज इक्वल टू 1:√2 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, AB इज टू AC, AB इज टू AC इज इक्वल टू 1:√2। ठीक है, तो अब देखो जो भी रेशियो वाला वैल्यूज होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग AB डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू 1/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमसे पूछा है उसमें 10A के फॉर्म में सब कुछ एक्सप्रेशन वैल्यू दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पे एक्यूट एंगल A के रिस्पेक्ट में हमको डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पे सपोज थीटा मार्क करते हो तो ये आपका H हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा एंड ये आपका P हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप डेटा देखो तो AB/AC का रेशियो आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो AB को हम लोग बेस बोले हैं विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी AB के प्लेस पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। AB यानी B हो जाएगा और AC क्या है, AC को अगर आप देखो तो AC इज हाइपोटेन्यूस यानी यहाँ पे H हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं B/H मतलब cos थीटा होता है, यानी दिस इज इक्वल टू cos थीटा। यानी यहाँ से अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको cos थीटा इनडायरेक्टली दिया था एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/√2।
ठीक है, यानी जो भी क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दिया था उसकी मदद से हम लोग cos थीटा तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आना चाहिए। दोबारा एक बार सुन लो, ए बी इज टू ए सी इज इक्वल टू 1/√2 दिया था, और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो जो भी एक्सप्रेशन का वैल्यू हमसे पूछा है डेट ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ एक्यूट एंगल ए। तो एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को मार्क करेंगे तो यहाँ पे जो भी रेशियो है ए बी बाई ए सी डेट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज एंड बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, डेट्स बाई cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, यानी cos थीटा के वैल्यू तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से आराम से हम लोग tan थीटा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो cos थीटा होता है वहां से sec थीटा तक पहुंचना, बिकॉज cos थीटा एंड sec थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दैट्स वाई sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। यानी cos थीटा के वैल्यू को आप रिवर्स करके लिख दोगे तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, sec थीटा। यानी cos थीटा का वैल्यू आपको 1/√2 दिया है, तो यहाँ से sec थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/1, और डिनोमिनेटर में 1 का तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो यहाँ से आप sec थीटा इज इक्वल टू √2 बोल सकते हो। ठीक है, अब अपने पास sec थीटा का वैल्यू निकल के आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग sec थीटा और tan थीटा में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानते हैं, वो क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग उसको यूज कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग tan तक पहुंच जाएंगे, और एक बार हम लोग tan तक पहुंच गए तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम लोग आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, व्हाट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हम लोगों के पास sec थीटा का वैल्यू आ चुका है, तो बस यहाँ पे रख देंगे और अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगा। sec थीटा इज इक्वल टू कितना है, √2 है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर आप करोगे तो डेट विल बी व्हाट, 2 माइनस ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से जब आप tan थीटा निकालोगे तो ये भी 1 के इक्वल निकल के आ जाएगा, यानी tan थीटा के वैल्यू अपने पास 1 के इक्वल निकल के आया है। ठीक है, tan थीटा बोलो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्टेक्स ए पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसी को हम लोग थीटा एज्यूम किए हैं, यानी यहाँ से आप tan थीटा को tan ए भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसी को tan ए भी बोल सकते हो जिसका वैल्यू 1 के इक्वल है। तो अब जो भी एक्सप्रेशन हमको दिया था उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या था, एक बार देख लेते हैं। एक्सप्रेशन था 2 tan ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका वैल्यू निकालते हैं। क्या था, 2 tan ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और अपने पास tan ए का वैल्यू 1 के इक्वल निकल के आया है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan ए के प्लेस पे 1, एंड दिस इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये 2/2 हो जाएगा, और कैंसल आउट होकर आपके पास आंसर 1 के इक्वल निकल के आ जाएगा। मतलब जो भी एक्सप्रेशन हमको क्वेश्चन में दिया था डेट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो वैल्यू होगा ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आई होप नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इसको दोबारा आप सुनो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं, बिकॉज ये अपने एनसीईआरटी में भी दिया है और इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद से इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो दो ट्रायंगल पहले बनाते हैं,
तो मान लेते हैं ये एक पहला ट्रायंगल है और यहाँ पे ये एक दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सिमिलर अगर हैं तो इससे हम लोग क्या क्या डेटा ले सकते हैं इसको समझना है, ठीक है। तो पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, पहले इसको लिखना सीखते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, एक दूसरे के सिमिलर हैं और सिमिलैरिटी का साइन थोड़ा उल्टा इस टाइप होता है, यानी सिमिलैरिटी के साइन को हम लोग कुछ ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। यानी ट्रायंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड एक दूसरे के सिमिलर हैं, उसको हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। और कभी भी दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होते हैं एंड उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये जो पहला वाला ट्रायंगल है उसमें जो ये ए बी वाला साइड है और दूसरे वाले ट्रायंगल का जो एक्स वाई वाला साइड है, ये दोनों साइड एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। उसी प्रकार से बी सी और वाई जेड भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ए सी और एक्स वाई जेड भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। यानी अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होगा एंड इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या डेटा ले सकते हैं, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखा देंगे। यानी हम लोग बोलेंगे ए बी बाई एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी बाई वाई जेड इज इक्वल टू ए सी बाई एक्स जेड, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो, ठीक है। ये तो हो गया साइड्स का रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गया। हम लोग एंगल को भी इक्वल दिखा सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को। तो एंगल ए और एंगल वाई ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स बोल सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई बोल सकते हैं एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट। इतना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में अगर आता है तब जाके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे अपने सामने है। यहाँ पे क्या बोला है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डेट cos A इज इक्वल टू cos B देन प्रूव डेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। मतलब बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल B अगर एक्यूट एंगल्स हैं और cos A इज इक्वल टू cos B है तो प्रूफ करके दिखाओ कि एंगल A और एंगल B एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का ही डिस्कशन हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये एक पहला ट्रायंगल है और सेम इसी प्रकार से एक ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर और करते हैं दोनों को, ठीक है। ये रहा अपना दोनों ट्रायंगल, दोनों का पहले थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे cos A और cos B है तो A और B को दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग मार्क करेंगे, एक ही में दोनों को मार्क नहीं करेंगे। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग A बोलेंगे तो यहाँ पे हमको B बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल्स में जो दोनों वर्टेक्स है वहाँ पे अपने मन से कुछ भी हम लोग नेमिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसको हम चलो L और इसको M बोल देते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोला जाए P और इसको Q बोल देते हैं, ठीक है। तो अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया और जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था cos A इज इक्वल टू cos B है तो हम लोग पहले वाले फिगर से cos A निकालेंगे और दूसरे वाले फिगर से cos B निकालेंगे, फिर देखेंगे कि अपने पास क्या निकल के आ रहा है। यानी नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। cos A इज इक्वल टू cos B हमको करना है। पहले वाले फिगर से हम लोग cos A को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखो यहाँ पे cos A को कैलकुलेट करना है, यानी वर्टेक्स ए पे जो एक्यूट एंगल है इसको हम लोग थीटा एज्यूम करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग cos A कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ से cos a का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, cos क्या होता है b/h और बेस अपने क्या हो जाएगा ma हो जाएगा, ठीक है। यानी ma/h क्या हो जाएगा, al हो जाएगा, al, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे वाले फिगर में हमको cos b कैलकुलेट करना है, तो वर्टेक्स b पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग थीटा एज्यूम करके सब कुछ मार्क करेंगे। तो यहाँ से cos b क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी cos b/h होता है, तो बेस क्या हो जाएगा QB और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा BP हो जाएगा। तो हम लोग दोनों फिगर से cos a और cos b को निकाल चुके हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पे इक्वल करेंगे तो अपने पास कुछ निकल के आएगा, ठीक है। उसको लिखते हैं ma/al क्या हो जाएगा, ma/al इज इक्वल टू ma/al इज इक्वल टू QB/BP हो जाएगा, QB/BP हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखें तो ma और QB को अगर नीचे ला लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके और AL को ऊपर भेज दें डिवाइडेड बाई BP, तो इस वाले रेशियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे ma/QB है, ठीक है। ma यहाँ पे देखो, ma और QB यहाँ पे है, ठीक है। मतलब दोनों ट्रेंगल का ये बेस है, बेस का रेशियो है। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से AL/BP है, ठीक है। AL यहाँ पे है और BP यहाँ पे है, यानी दोनों के हाइपोटेन्यूज का रेशियो और दोनों के बेस का रेशियो दिया है। अगर दोनों ट्रेंगल्स के परपेंडिकुलर का भी रेशियो अगर इसी रेशियो के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे तीनों साइड्स का जो रेशियो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे। और एक बार ट्रेंगल सिमिलर हो गया तो वहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी इस ट्रेंगल को हमको सिमिलर दिखाना है बस, ठीक है। यानी यहाँ पे जो डेटा है उसको कुछ देर के लिए एक्स के इक्वल आप बोल दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दोनों ट्रेंगल्स के बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दिया है इक्वल, जो कि इनडायरेक्टली cos a इक्वल टू cos b के मदद से हम लोग निकाले हैं। यानी कैसे भी करके इन दोनों ट्रेंगल्स के परपेंडिकुलर के रेशियो को हम लोग x के इक्वल दिखा दिए, तब ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा और वहां से हम लोग बोल देंगे कि सिमिलर ट्रेंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। उसके हिसाब से हम लोग एंगल a इक्वल टू एंगल b बोल सकते हैं, बिकॉज ये दोनों जो एंगल्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो अपना काम है इन दोनों ट्रेंगल्स को सिमिलर दिखाना, ठीक है। तो पहले वाले ट्रेंगल में ट्रेंगल ALM में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इसके परपेंडिकुलर को निकालने के लिए, ठीक है। तो ट्रेंगल ALM यहां पे निकालते हैं, ट्रेंगल AL जो M है इसमें हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर के वैल्यू को निकालेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, LM है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AL का स्क्वायर इज इक्वल टू LM का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो यहां से हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है। परपेंडिकुलर क्या है, LM है, यानी LM का स्क्वायर इज इक्वल टू AL का स्क्वायर माइनस MA का स्क्वायर। और यहां से LM का वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये AL का स्क्वायर माइनस MA के स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये रूट के अंदर चला जाएगा। इसको एक बार मेरे को मिला लेने दो, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी LM का स्क्वायर जो है, LM का स्क्वायर जो है ये AL का स्क्वायर माइनस MA का स्क्वायर, AL का स्क्वायर माइनस MA का स्क्वायर बिल्कुल सही है। सेम इसी प्रकार से ये जो अपने पास दूसरा वाला ट्रेंगल है ट्रेंगल BPQ, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ जो दो रिमेनिंग साइड से उसके फॉर्म में। परपेंडिकुलर क्या है, PQ है, यानी PQ का वैल्यू हम लोग निकालेंगे ट्रेंगल BPQ में, ट्रेंगल BPQ, ठीक है। ट्रेंगल BPQ में हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, PQ है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QB का स्क्वायर,
तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है, यानी पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी पी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर, यानी पी क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी पी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जा रहा है तो इसको अच्छे से हम लोग मिलाते चलेंगे, नहीं तो कहीं भी मिस्टेक हो सकता है। यानी दूसरे वाले फिगर में पी क्यू का वैल्यू हमको देखना है, तो दूसरे वाले फिगर में जो पी क्यू का वैल्यू है डेट इज व्हाट, बीपी के स्क्वायर माइनस क्यूबी के स्क्वायर रूट में। ठीक है, बीपी का स्क्वायर माइनस क्यूबी का स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो अपने पास दोनों ट्रेंगल में हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल दिए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दोनों का रेशियो देखना है कि वो कितना आ रहा है, यानी एल एम बाई पी क्यू हमको करना है, एल एम बाई पी क्यू हमको करना है। ठीक है, एल एम बाई पी क्यू करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग एम ए बाई क्यू बी को एक्स बोल सकते हैं और ए एल बाई बी पी को भी एक्स की इक्वल करके यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग एम ए बाई क्यू बी इज इक्वल टू एक्स बोल सकते हैं और यहाँ से अगर हम लोग एम ए का वैल्यू निकालें तो ये एक्स इंटू क्यू बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। सेम उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग ए एल बाई बी पी अगर करें, ए एल बाई बी पी को अगर हम लोग एक्स बोले तो यहाँ से भी हम लोग ए एल का वैल्यू एक्स इंटू बी पी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रेशियो थोड़ा लिखते हैं और वहाँ पे इसका वैल्यू वहाँ पे हमको डालने का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग पहले कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एल एम का वैल्यू डालना है। ठीक है, तो एल एम का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, ए एल का स्क्वायर माइनस एम ए का स्क्वायर है, ए एल। पहले इसको बनाते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बिल्कुल अच्छे से मिला मिला के बनाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, एल एम का जो वैल्यू है, एल एम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम का स्क्वायर माइनस, सॉरी ए एल का स्क्वायर ना, ये हो जाएगा आपका ए एल का स्क्वायर माइनस एम ए का स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको मिलाते हैं, ए एल और एम ए, ए एल और एम ए बिल्कुल सही है। सेम उसी प्रकार से अगर आप पी क्यू के वैल्यू को निकालो तो ये क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है ये हो जाएगा बी पी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मिलाओ, बी पी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाला अपना वैल्यू है उसमें हम लोग ए एल के प्लेस पे वैल्यू देखो क्या रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए एल का वैल्यू हम लोग x इंटू बी पी लिखे हैं, यानी ए एल के प्लेस पे हम लोग x इंटू बी पी लिख सकते हैं। ए एल के प्लेस पे x इंटू बी पी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे फटाफट से, देखो तो इसको अभी हम लोग समझेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए एल का वैल्यू हम लोग निकाले थे x इंटू बी पी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर आप एम ए का वैल्यू देखोगे तो ये x इंटू क्यू बी होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक बार देख लो, एम ए का वैल्यू x इंटू क्यू बी। ठीक है, एम ए का वैल्यू आप देख सकते हो x इंटू क्यू बी है, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं और जो नीचे वैल्यू है सेम वो तो वही लिखना है।
अब ऐसा क्यों लिखना है, ये क्या करना है, हम लोग सबको समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बीपी का स्क्वायर माइनस क्यूबी का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर हम लोग x बाहर निकाल दे रूट से तो ऊपर और नीचे वाला दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं एंड इसको करते हैं एक बार। यानी यहाँ पे x बाहर निकल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x बीपी का स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर बीपी स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी x स्क्वायर क्यूबी स्क्वायर होगा। यानी x स्क्वायर कॉमन निकाल कर रूट से बाहर निकाल दोगे तो केवल x बाहर निकलेगा, यानी x बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा बीपी का स्क्वायर माइनस क्यूबी का स्क्वायर, ठीक है। x बाहर गया तो बीपी का स्क्वायर माइनस क्यूबी का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और सेम यही डेटा नीचे भी आप देखो तो यहाँ पे बीपी का स्क्वायर माइनस क्यूबी का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बीपी का स्क्वायर माइनस क्यूबी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा तो x केवल आपके पास बच गया। और ये किसका रेशियो हम लोग निकाल रहे थे, दोनों ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर का रेशियो निकाल रहे थे और वो क्या था LM बाई PQ था, ठीक है। यानी LM बाई PQ का जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू x। तो इसको थोड़ा इक्वेशन आप सेकंड बोल दो और आपके पास जो पहला वाला डेटा था जिसको हम लोग x बोले थे इसको थोड़ा इक्वेशन आप फर्स्ट बोल दो, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, सब कुछ मिलाते हैं। यानी MA बाई क्यूबी जो है, ध्यान से देखो, MA बाई क्यूबी दोनों ट्रायंगल के बेस का रेशियो है, ठीक है। उसके बाद से AL बाई BP जो है, AL बाई BP जो है वो दोनों ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर का रेशियो है। और हम लोग जो निकाले हैं डेट इज व्हाट, दोनों ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर का रेशियो यानी LM बाई PQ, ठीक है। LM बाई PQ, LM बाई PQ दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो है और AL बाई BP जो था वो दोनों के हाइपोटेन्यूज का रेशियो था। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं ये प्रोपोर्शनल हो जा रहे हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। यानी वहां पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे, पहले दोनों ट्रायंगल्स को साइड में बना के एक बार लिख लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाएगा यार, ठीक है। चलो यहाँ पे बना ही देते हैं। ये पहला वाला ट्रायंगल था, बार बार उधर देखना पड़ रहा है, ये दूसरा वाला ट्रायंगल था, ठीक है। पहला वाला ट्रायंगल का नेम क्या था, यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे L था और यहाँ पे M था और यहाँ पे P था और यहाँ पे Q था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, क्वेश्चन में यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग बोले थे वो क्या था, वो था MA बाई QB इज इक्वल टू AL बाई BP था। ये x इक्वल था और इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोले थे और हम लोग परपेंडिकुलर का रेशियो निकाले थे और वो क्या था LM बाई PQ इज इक्वल टू x था। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को बिल्कुल ध्यान से देखो तो यहां से आपको क्या मिलेगा उसको लिख ही लेते हैं। चलो, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास MA बाई QB इज इक्वल टू AL बाई BP इज इक्वल टू LM बाई PB, ठीक है। ये निकल के आएगा और ये क्या है, इन दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का ये रेशियो है, ठीक है। ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ALM एंड ट्रायंगल BPQ, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स के ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं और ये आपस में इक्वल हैं। यानी यहां से आप बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे। यानी अब यहां से बोल सकते हो डेट्स वाई ट्रायंगल ALM इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPQ। यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए
तो यहाँ पे दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए, तो दोनों ट्रेंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यानी यहाँ से आप सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को आपस में इक्वल बोल सकते हो, लेकिन हमको जो जरूरत है हम लोग सिर्फ वही बोलेंगे। यानी एंगल ए और एंगल बी भी दोनों ट्रेंगल्स के, दोनों सिमिलर ट्रेंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, यानी इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज ये क्या है, ये सिमिलर ट्रेंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और सिमिलर ट्रेंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको एक बार और अच्छे से सुनते हैं, थोड़ा आपका रिवाइज भी हो जाएगा और बहुत सारा इसमें हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। दोबारा थोड़ा सा इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको cos A इज इक्वल टू cos B दिया था। ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया था cos A इज इक्वल टू cos B, तब आपको प्रूफ करना था कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेंगल के कंसेप्ट को यहाँ पे समझे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेंगल के कंसेप्ट को समझे हैं। ये क्या होता है, अगर दो ट्रेंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और एक बार ट्रेंगल सिमिलर हो गया तो इतना डेटा हम लोग आराम से लिख ही सकते हैं। तो अपना टारगेट यहाँ पे क्या है, अपना टारगेट बिल्कुल सिंपल सा है, इन दोनों ट्रेंगल्स को हमें सिमिलर दिखा देना है। और आप देख सकते हो कि पहले वाले ट्रेंगल में हम लोग ए बोल दिए हैं और दूसरे वाले ट्रेंगल में बी बोल दिए हैं, और ये दोनों जो वर्टेक्स हैं ए और बी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यानी अगर ये दोनों ट्रेंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज सिमिलर ट्रेंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को प्रोपोर्शनल दिखा दिए तो ये दोनों ट्रेंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। यानी जो हमको क्वेश्चन में डेटा दिया था cos A इज इक्वल टू cos B, पहले वाले ट्रेंगल से हम लोग cos A का वैल्यू निकाल चुके हैं, दूसरे वाले ट्रेंगल से cos B का वैल्यू निकाल चुके हैं, और दोनों को यहाँ पे आपस में इक्वल करके थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो MA बाई QB इज इक्वल टू AL बाई BP जो आ रहा है, ये दोनों ट्रेंगल्स के बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। अब इसको हम लोग x के इक्वल बोल दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले वाले ट्रेंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये क्या है, LM आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू है। सेम इसी प्रकार से दूसरे वाले ट्रेंगल में भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हैं, तो दूसरे वाले ट्रेंगल में ये जो PQ है डेट इज परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो दोनों ट्रेंगल से परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग निकाल दिए हैं और यहाँ पे इनका रेशियो निकाले हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है ये भी x के इक्वल निकल के आ गया है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ट्रेंगल्स के जो क्वेश्चन में डेटा दिया था और जो हम लोग निकाले हैं ये x के इक्वल है। यानी दोनों ट्रेंगल्स के जो साइड्स के रेशियो हैं ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं। यानी यहाँ से आप बोल सकते हो कि ट्रेंगल ALM और BPQ आपस में सिमिलर हो जाएंगे, और एक बार ट्रेंगल सिमिलर हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में घर से ट्राई करोगे, ठीक है। बस जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए उसको एक बार अच्छे से आप समझ जाते हो, देख लेते हो, तो इसको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा हो चुका है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल को हम लोग इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टेबल को कैसे याद रखना है बिना रटे, इसको अच्छे से देखेंगे और इस पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। कुछ हम लोग क्वेश्चन भी लाए थे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आज का क्लास आप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली उसको हम रिप्लाई करके आपका हल निकालेंगे, उसको बताया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। कोई भी अच्छा प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो, उसको देखा जाएगा, ठीक है। आई होप सब कुछ बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी पॉइंट पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो लेक्चर को दोबारा सुनो, देखो अच्छे से, डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।